अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। हम अपने शो में शामिल कर रहे हैं वो तमाम मसाइल जो हमारे अवाम को दरपेश हैं। मसाइल किसी भी हवाले से हों, सेहत के हों, तालीम के हों, सियासी हों या फिर ट्रांसपोर्ट के हों या फिर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई इमारत वगैरह के हवाले से हों, इन सब पर है हमारी नज़र। हम उठा रहे हैं इस पर आवाज़ क्योंकि ये है हमारे अवाम का शो खबर क्या है। हमारी कोशिश जारी रहेगी उन तमाम मसाइल को हल करवाने की। हुक्मरानों को उन तमाम मसाइल को हल भी करना होगा। और आज के मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद हुसैन। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अख्तर और कराची से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी हमें ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, कहते हैं नौकरी सरकार की लेकिन मौजें यार की। जी हाँ, सबसे पहले आपको मिलेगी नौकरी और उसके बाद आप करते रहें तजर्बे, और तजर्बे करने के साथ साथ आपको काम करना आ ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के दुनिया भर के 45 ममालिक में 57 तिजारती मिशंस होने के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारी में हमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं मिल सका। और ट्रेड मिशन पर तैनात अफसरान तजुर्बा ना होने के बायस बिजनेसमैन और कंपनियों को प्रेजेंटेशन भी नहीं दे सकते। इसलिए गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने के लिए इन ट्रेड मिशन में ना तजर्बाकार अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद है। ना तजर्बाकार लोगों को नौकरियां आखिर दे कौन रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है, पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइए ये मामला क्या है? जी देखें, पाकिस्तान में अब तक जितनी भी हुकूमतें आई और हुकूमत और गवर्नेंस के हवाले से जो इक़दाम लिए जाते रहे, उसमें बड़ा जो एक मोटिव लेके या फिर जो एक नारा लेके हुकूमतें मैदान में या हुकूमतें संभाली गई, उसमें ये बताया जाता रहा कि जो सरमायाकारी है, बैरूनी सरमायाकारी, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर साजगार माहौल बनाया जाएगा और सरमायाकारी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और इस हवाले से हम अभी भी देख रहे हैं कि सरमायाकारी के लिए जो है वो बहुत कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, कुछ ही साल पहले की जो कारकर्दगी रही सरमायाकारी के हवाले से, उसमें एक जो इक़दाम लिया गया था शुरू से ही, वो था कि जो हमारे जो सफारत खाने मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं, जो हमारे मिशन, सफारती मिशन काम कर रहे हैं, उसमें जो एक ट्रेड मिशन है उसका क़याम अमल में लाना था। और ये आपको बताएं कि तकरीबन 45 ममालिक में 57 ट्रेड मिशन इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस वक्त काम कर रहे हैं, सिवाय एक भारत के जो कि जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में बनी, उसके बाद फिर ट्रेड मिशन को वापस बुला लिया गया था। वो एक ट्रेड मिशन खाली है ताहाल। आपको बताएं कि जो अभी तक ट्रेड मिशंस की जो कारकर्दगी रही और उसमें फिर हमने जो तहकीक की है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, तो एक तरफ तो जो नेशनल एक्सचेकर जो है उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन, जिसमें आपको बताएं कि जो ट्रेड मिशन जिसमें कमर्शियल अताशी हैं जो काम कर रहे होते हैं, ट्रेड मिनिस्टर काम कर रहे होते हैं, और जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जिसे कहा जाता है, काउंसलर हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो उनको तकरीबन एक साल में जो उनका अखराजात आ रहे हैं वो तकरीबन 1 अरब 86 लाख रुपए तक के अखराजात हैं जो कि उन पर खर्च किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस विज़न के साथ इसके इम्पैक्ट की कि इतने अखराजात करने के बाद, इतने ऑफिसर्स की भर्ती करने के बाद, मिशंस कायम करने के बाद पाकिस्तान को उसके बदले में क्या मिल रहा है और वो किस तरह से काम कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उनकी कहानी सुनी जाए तो वो भी बहुत दर्द भरी कहानी है इन तमाम ट्रेड मिशंस की। कि पाकिस्तान की हुकूमतें ये कह कर के वहाँ से वो सरमायाकारी पाकिस्तान में लाएंगे, ये कह कर के उन अफसरों की तैनातियाँ वहाँ पर की गई, लेकिन यहाँ पर जब जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी थी, उस हवाले से जो साजगार माहौल बनाया जाना था वो ना बन सका। और उनको जो फैसिलिटेशन वहाँ पर करनी थी तनख्वाहों और दीगर मराद के अलावा, उनके काम के लिए जो उनकी सपोर्टिव रहती, वो उनको अलाउंसेस या वो चीज़ें फराहम नहीं की जाती, जिसपे उनका ये कहना है कि उनके हाथ पांव बंधे रहते हैं और उसकी वजह से वो वहाँ पर जो डायस्पोरा है या तो उसको इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ को इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे इदारे वहाँ पर जो बिला किसी मुआवजे के काम कर रहे होते हैं, उनकी मदद हासिल करके जो सरमायाकार हैं या जो वहाँ पर मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से ना उनको रिसर्च और R&D के हवाले से कोई फंड्स दिए जाते हैं,
ना उनको डेटाबेस से इस्तेमाल करने के हवाले से कोई फ़ंड्स एलोकेशन की जाती है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान जो स्टॉरिटी मेयर्स के नाम पे जो इकदाम लिए गए कि सरकारी दफातर में जो स्टॉरिटी मेयर्स ली जाएंगी, उसका इम्पैक्ट जब वहाँ पर गया तो वो बिल्कुल ही उनके जो फ़ंड्स जो थे वो बिल्कुल मुंजमद हो गए, और फिर उसके अलावा तनख्वाहों और दीगर जो मरात उनको मिलती हैं उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। मरात की बात कर लेते हैं। तनख्वाहों के बारे में आपको बताया कि 1 अरब 86 लाख रुपए सालाना उनको अदा किया जाता है, और इसी के साथ साथ उनको मुलाजमीन में एक ड्राइवर, एक असिस्टेंट और एक शख्स और जो है फ़र्द मिलता है जो कि उनके स्टाफ में शामिल होता है। तो इसमें अभी तक जो डाटा हमारे सामने आया है, आपको बताएं कि जो ट्रेड मिनिस्टर कहलाते हैं वो ग्रेड 20 के अफसरान होते हैं, और जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर होते हैं वो ग्रेड 19 के अफसरान होते हैं, और इसी तरह से जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ताशी होते हैं वो 18वें ग्रेड के अफसरान होते हैं। तो इनकी तादाद की बात कर ली जाए जो मिशंस में इस वक्त मौजूद है, उसमें 20 ग्रेड के 12, 19 ग्रेड के 31, 18 ग्रेड के 13 अफसरान इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा। अब मौजूदा हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उस पर अगर बात की जाए तो अभी जो खबर है वो ये कि मज़ीद 9 नए मिशंस कायम करने के हवाले से एक समरी जो है वो वजारत तिजारत, वजारत कॉमर्स की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई है, जिसमें वजारत ख़ारजा का कॉन्सेंट लिया गया, वजारत ख़जाना का कॉन्सेंट लिया गया, और अब वो समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई है, जिसके बाद 9 नए मिशंस कायम किए जाएंगे, जिनमें आपको बताते चलें कि इन नए मिशंस में जो यूनान है, हंगरी है, चीन है, ओमान है, इराक, मोज़म्बिक और सिंगापुर, तंजानिया और कुवैत शामिल है। इसमें चीन भी इसमें शामिल है, क्योंकि पहले चीन में 3 मिशंस काम कर रहे हैं, अब चौथा मिशन कायम ओमची में किया जाएगा, और इसका मकसद यही है कि जो तिजारती जो हजम है उसको बढ़ाया जा सके। तो लेकिन अभी तक की जो कारकर्दगी में हम देख रहे हैं कि जो सरमायाकारी इन अफसरान के ज़रिए यहाँ पर आनी थी, उसमें एक बड़ी नाहली जो सामने आई है वो इन अफसरान में बेशतर अफसरान का ऐसा होना जिनका तजर्बा ही ट्रेड या जो कॉमर्स का था तजर्बा ना होना था, और ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे अफसरान को जो कि टेस्ट लिया जाता है लम्स के थ्रू, उसमें एक जनरल टेस्ट जो कि तमाम अफसरान का एक ही जैसा था, उसमें थोड़ी मेहनत करके उन्होंने वो टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन उनकी महारत उस शोबे में ना होने की वजह से उनको ये मौका भी मिल गया कि वहाँ पर जा सकें, और अब वहाँ पर जाके ये हो रहा है कि वो अपना तजर्बा जो है वो पहले सीख रहे हैं, उसके बाद वो सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के इकदाम करेंगे। अब अगर एक ऐसा अफसर जो कि ट्रेड से मुतालिक नहीं जानता, कॉमर्स से मुतालिक नहीं जानता और नेटवर्किंग करना नहीं जानता, तो वो किस तरीके से जाके दूसरे ममालिक के अंदर पाकिस्तान की सरमायाकारी की बात करेगा, अपनी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर बन रही हैं उसकी प्रोजेक्शन वहाँ कर सकेगा, या फिर उन ताजरों को पाकिस्तान में लाने के हवाले से या सरमायाकारी के हवाले से जो ग्राउंड्स बनानी है अफसरान ने वो कैसे बना सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कि सामने आया है। दूसरी जानिब बात कर ली जाए कि पाकिस्तान में जैसा कि एक बैकअप प्लान होता है इन तमाम अफसरान के पीछे कि यहाँ से रिसर्च करके उनको भिजवाई जाए मार्केट की, और फिर वो उसकी बुनियाद पर आगे काम करें, तो वो भी इस किस्म का कोई सेटअप दिखाई नहीं देता। अच्छा। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बहुत सारे केसेस जब हमने इस पूरी स्टोरी के अंदर मज़ीद डीपली जाके चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ऐसे ट्रेड अफसर्स जो कि काम करना जानते हैं और वो काम कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके पीछे जब उनको ऑर्डर्स ऐसे मिलने शुरू हुए पाकिस्तान की मसनूआत के हवाले से, अच्छा। तो बहुत बड़ी रुकावटें यहाँ की लोकल प्रोडक्शन में जो हाल्ट होना या उसके अंदर मसाइल होना, और फिर साथ ही साथ बिजली, गैस और इन चीज़ों के मसाइल जो कि लोकल इंडस्ट्री को मुतासिर कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक जो एटमॉस्फेयर जिसे साजगार माहौल कहती रही हुकूमतें, वो साजगार माहौल जो है वो इनको ना मिलने की वजह से जो सरमायाकारी थी उसमें काफ़ी रुकावटें देखने में आई हैं। अच्छा जावेद, आपकी इस खबर में वैसे तो बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं और मैं आपसे करूंगी भी, और तजर्बे के हवाले से भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है वो ये है कि इससे कबल 45 ममालिक में आपने हमें बताया कि 57 ट्रेड सेंटर जो है वो मिशन जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनमें 9 का भी इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, 9 का इजाफा किया जा रहा है। आपको लगता है कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के अहदाफ जो है उनको मुकम्मल कर सकेंगे अब? देखिए, इस वक्त जो 9 नए मिशंस कायम करने के हवाले से जो सिफारिश आई है वो एक्चुअली SIFC की तरफ से आई, जो खुसूसी सरमायाकारी कौंसल कायम की गई है, और अब जो SIFC है वो इंटरवीन कर रही है इन ट्रेड ऑफिसर्स को मुतारिक करने के हवाले से। इससे पहले हम देख रहे हैं कि इस किस्म के जो इकदामात, ख़ास तौर पे आपको एक और बात बताएं कि ऐसी बड़ी मंडियाँ जो ममालिक हमारे लिए एक बड़ी मार्केट साबित हो सकती थी,
वहाँ पर जो ट्रेड मिशंस लगाए गए उनकी मराद और उनके जो फंड्स हैं वो भी उतने ही हैं, और एक ऐसी मार्केट जहाँ पर हमारी एक्सप्लोरेशन करने के बावजूद भी वहाँ से सरमायाकारी या ट्रेड नहीं हो सकती, वहाँ पर जो अफसरान मुकर्रर किए गए उनकी मराद और फंड्स भी उनको इतने ही दिए जाते हैं। और इसमें कोई बाइफर्केशन अगर कर दी जाती कि बड़ी मार्केटों को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान के वो अफसर उनको ज़्यादा फंड दिए जाएं तो शायद कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती। लेकिन अब चूँकि SIFC की तरफ से ये इकदाम लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म उनको समरी भिजवा दी गई है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो ये 9 नए ट्रेड मिशंस कायम किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये 9 नए ट्रेड मिशंस शुरू तो कर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी अफादियत किस हद तक जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। क्या जिस तरह से पहले 57 ट्रेड मिशंस काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते रहेंगे? और दूसरा ये कि जब इनकी चूज़ किया जाता है, इन अफसरान को चुना जाता है वहाँ भिजवाने के हवाले से, उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है या पिक एंड चूज़ का जो एक निज़ाम है उसमें किस हद तक ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है? क्योंकि जो लम्स इनका टेस्ट लेता है वो एक जनरल टेस्ट है जो कि तमाम अफसरों से एक ही जैसा ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद एक इख्तियार उस कमेटी का है जो कि इन अफसरान की तकरीरी करती है और फिर उसकी समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाती है, और उस कमेटी के पास भी इख्तियार है कि किस अफसर को भिजवाया जाए, और फिर अगर कमेटी वो लिस्ट भेजती है तो फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है कि किस शख्स को जो है ऑफिसर को वहाँ पर तैनात किया जाए। अच्छा जावेद, एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है कि 2015 के बाद एक पॉलिसी में चेंज लाई गई थी और ये तय किया गया था कि 20% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लिया जाएगा। और आपको बताएं कि इस कदर सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि जो अभी इस वक्त ट्रेड मिशंस काम कर रहे हैं उसमें हार्डली कोई 2%, यानी कि तमाम अफसरान में 2 अफसरान ऐसे होंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर से कुछ एक्सपर्ट जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं उनको बाहर भिजवाया गया है, वरना तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी से लिए गए तमाम के तमाम सरकारी अफसरान हैं, और उनका वही बेशतर लोगों का तरीकाकार है कि वहाँ जाके अगर पीछे से कोई बैकअप प्लान या कोई काम हिकमत अमली नहीं है तो वो भी फिर अपनी कोई हिकमत अमली या उसको पेपर वर्क करना या आगे फिर नेटवर्किंग करना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जावेद, ये बताइए, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि 57 तिजारती मिशन हैं जिस पर हुकूमत पाकिस्तान पहले ही 1 अरब 85 लाख रुपए सालाना खर्च कर रही है, 9 नए जो तिजारती मिशन बनने जा रहे हैं, क्या ये मुल्की खजाने पर बोझ नहीं होंगे? देखिए, मुल्की ख़जाने पे तो बोझ हैं अगर कोई परफॉर्मेंस या उनका कोई आउटपुट नहीं है। परफॉर्मेंस तो वो 57 भी नहीं दिखा रहे हैं जावेद। मिशंस कायम होने के बाद भी कोई काम नहीं करना और फिर उसकी कोई आउटपुट नहीं आनी तो यकीनी तौर पर वो फिर बर्डन बनेंगे। कोशिश तो यही की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि ट्रेड मिशंस कायम कर दिए गए, वहाँ पर अफसरान की तकर्रियाँ कर दी गई तो उनको जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक चलाया भी जाए ताकि वो एक ओपनली मार्केट को एक्सप्लोर कर सकें। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि 2020 में जब कोविड का सब दुनिया में फैला हुआ था तो उस वक्त इटली का एक मिशन जो कि पाकिस्तान का एक मिशन वहाँ काम कर रहा था, तो उसमें जो उनकी तरफ से चावल की जो डिमांड थी वो तकरीबन $65 मिलियन की पहले से चली आ रही थी, जिसमें वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने एक प्राइवेट फर्म से ज़ाती तौर पर पैसे खर्च करके सब्सक्रिप्शन ली और फिर वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर किया। तो उससे ये हुआ कि वो जो $65 मिलियन की मार्केट थी वो $95 मिलियन पर पहुँच गई। छोटे छोटे इकदाम हैं जो करने से वहाँ पर जो सरमायाकारी है और पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनको उन मार्केट्स तक रिसाई हासिल हो सकती है। लेकिन स्टोरिटी मेजर्स के नाम पे हुकूमत की ओवरऑल एक पॉलिसी है कि अखराजात नहीं बढ़ाने, इन्हीं वसाइल में काम करना है, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाते। दूसरी जानिब अगर वो काम नहीं करते तो यकीनी तौर पर जो बजट अब दिया जा रहा है वो एक बर्डन ही है पूरे फाइनेंशियल उसके ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर के वो सारे का सारा कौमी ख़जाने से जो पैसा है वो एक बर्डन के तौर पर ही बर्दाश्त किया जा रहा है। तो जावेद, जिस तरह से देखा जाए तो मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए इन ट्रेड मिशंस में ना तजर्बाकार अफसरान को तैनात किया जा रहा है, तो आखिर ट्रेंड लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा ताकि वो आके बेहतर तरीके से इस सेक्टर को रन कर सकें? जी बिल्कुल, इसमें मौका मिलना चाहिए। आपको बताएं कि बरतानिया हो, अमेरिका हो, उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी R&D की फैसिलिटेशन होती है, मुकम्मल तहकीक मार्केट की वो करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, उसके बाद फिर वो जाके टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं। इसी तरह से वहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाता है, डायस्पोरा को इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी अफादियत ली जानी चाहिए।
दूसरी जानिब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं हमारे, उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं जो कि रिपोर्ट्स बनाने में, मार्केट स्टडी करने में और फिर बैरूनी दुनिया के साथ मिल के वो जो नेटवर्किंग और लाइजॉन बनाने में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी महारत ली जा सकती है और उनकी खिदमात भी ली जा सकती हैं। यहाँ पे नौबत इस बात की है कि जो हमारे ट्रेड मिशंस हैं उनको इस हद तक फंड भी नहीं दिया जाता कि वो वहाँ जाके कोई कंसल्टेंट जो है उसको हायर कर लें ताकि वो लोकल मार्केट की एक पूरी स्टडी उसको करके दे सके। लोकल कंसल्टेंट अच्छा जावेद, एक आखिरी चीज, वीक पॉइंट कहाँ पर है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर जो है वो इकदाम करने चाहिए और उसको फोकस करके काम करना चाहिए ताकि बेहतर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सके? देखें, एक तो जो ऑफिसर्स भिजवाए जाते हैं उनको मेरिट पे आप उनकी तकर्रिया करें और उनको एक्सपर्ट बनाकर यहाँ से भिजवाया जाए। ट्रेनिंग्स होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से और उनको ये पता हो कि अपनी मसनूआत क्या हैं और फिर उसने जिस मुल्क में जाना है वहाँ की कौन सी मसनूआत हैं जो कि पाकिस्तान में लाई जा सकती हैं और यहाँ की वहाँ का कैसे ले जाई जा सकती हैं। और दूसरा ये कि उनको ट्रेड और कॉमर्स का मालूमात होनी चाहिए, उनको फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से जो नेटवर्किंग है मार्केट के अंदर जो रसाई है वो हासिल कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटेशन भी दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब सिर्फ मरात लेने वाले ऐसे अफसरान जो कि मुख्तलिफ जगहों से सिफारिश करवा के भर्ती होके और फिर इस मिशन के अंदर जाने के लिए इस ख्वाहिश के साथ कि बाहर का दौरा लग जाएगा, 3 साल का टेन्योर होगा और फिर वहाँ पर वक्त गुजारी करके वापस आ जाएंगे, तो ऐसे अफसरान की बेखनी करना बहुत है। बिल्कुल, ऐसे अफसरान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, वो सेक्टर जिन्होंने बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में लेके आनी है वहाँ पर तजुर्बाकार अफराद का होना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर इकदाम करने चाहिए। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं सूबा सिंध की, जहां पर सेहत के बाद तालीम के सेक्टर का भी बुरा ही हाल है। अफसरान ने तालीम के साथ वो खिलवाड़ किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तालीम के सेक्टर में स्पेशल बच्चों के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पहली बार 5 अरब रुपए दिए थे ताकि बिनाई, जिस्मानी और जहनी सलाहियतों से महरूम बच्चों के लिए जदीद तर्ज की तालीम देकर उन्हें अच्छा शहरी बनाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से अफसरान ने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के तरक्याती कामों में स्कीम्स को बड़े बड़े टीके लगाने के बाद स्पेशल एजुकेशन को भी नहीं बख्शा है। 5 अरब के तरक्याती कामों में अफसरान ने मुबैना तौर पर अपनी ही बनाई हुई कंपनियों को करोड़ों के ठेकों से नवाजकर दोनों हाथों से लूटा है। इस पूरी स्टोरी पर बात करेंगे कराची में मौजूद न्यूज़ के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। जी मंसूर, पहले तो इस खबर की डिटेल्स बताइए हमें। मिस फरजाना, जिसे आपने बताया कि अफसरान ने स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के साथ जो हाल किया है सूबे में, वो हम अपने नाज़रीन को किसी और प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन जो स्पेशल चाइल्ड्स, जो कुदरती तौर पर, ज़हनी तौर या जिस्मानी तौर पर जो माजूर बच्चे हैं, उनके लिए एक ख़ास प्रोजेक्ट दिया था वज़ीर आला सिंध ने। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आला सिंध के किसी ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो के तलबगार हैं, आप दें। बिल्कुल। तो 5 अरब के करीब उन्होंने रकम दी थी। स्पेशल एजुकेशन इसका पुराना नाम था, अभी नया नाम है DEPD। अच्छा। तो इसको 4 अरब रुपए तक इस वक्त खर्च हो चुके हैं, लेकिन 4 अरब रुपए कराची समेत पूरे सिंध में ये स्कीम थी कि वहाँ पर बच्चों के लिए ये बहाली सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर बना के वहाँ को स्ट्रेंथन किए, उनको मजबूत करके वो इक्विपमेंट वहाँ पे लगाना है ताकि जो बच्चों को ज़हनी या जिस्मानी तौर माजूर हैं उनको अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग करके जैसे जैसे उनकी उम्र की ग्रोथ हो तो अच्छे तरीके से वो अच्छा बन सके, बेहतर बन सके, नॉर्मल इंसानों की तरह उनको बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। हमारे जो सोर्सेज है उनका कहना है कि सिंध के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में के लिए ज़मीन ही खरीदी नहीं गई। अच्छा। अभी तक ज़मीनें नहीं है और पेमेंट कर दी गई है। तो आप सोच, हाँ इस तरह का हुआ है। उसमें कराची का एक जोनेजा स्कूल है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी जो है वो यासर नामी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको 12 मिलियन की, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई है। ताहाल सोर्स दावा से कह रहा है कि ताहाल वहाँ ज़मीन नहीं है,
और पेमेंट कर दी गई है। ज़मीनें मौजूद नहीं है लेकिन पेमेंट्स होती जा रही हैं। जी हाँ, इसके साथ सोर्सेस का कहना है कि सिंध के दीगर शहरों में ठट्टा, सजावल, दादू में भी कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ पर भी मुबैना तौर पर इनको पैसे दिए गए हैं, ठेकेदारों को पैसे लिए गए हैं। तो एक ठेकेदार के लिए कहा जा रहा है कि वो सखर से उसका ताल्लुक़ है, उसको तकरीबन 1.5 अरब रुपए का ठेके दिए गए हैं, 1.5 अरब का काम दिया गया। उसके लिए कहा यह जाता है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, वो अच्छा, बहुत इनको डराता है, धमकाता है, इनके ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इदारों में शिकायत करता है। इसके लिए वो ज़बरदस्ती ठेके लेता है। ज़बरदस्ती ठेके लेने के बाद फिर काम भी नहीं करता है। उनके पास 3 कंपनियाँ हैं, बाप के नाम पे 1 कंपनी है, बेटे के नाम पे 2 कंपनियाँ हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि खुद ही टेंडर भरता है, हाईएस्ट खुद और लोएस्ट उसके बेटे की कंपनी होती है और किसी को आने नहीं दिया जाता, तो उसी को ही जाके ठेका मिलता है। तो इस तरह की ये वारदातें हुई है। अच्छा मंसूर, आपने बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से 4 अरब रुपए दिए गए थे, तो ये जो 4 अरब दिए गए हैं ये तरस खा के दिए गए थे या फिर कोई सिफारिश हुई थी? देखिए, वज़ीर आला साहब के फैमिली से किसी बच्चा, कोई बच्चा है वो भी नॉर्मल नहीं है। अच्छा। तो वज़ीर आला साहब जब वहाँ गए थे उस बच्चे को देखने के लिए, तो उनको कहा गया कि ये सेंटर फिर भी अच्छा है लेकिन पूरे सिंध में सेंटरों की हालत ख़राब है। तो उनकी जब बात उनके नोटिस में आई तो उन्होंने कहा कि इनके लिए 4-5 अरब रुपए की स्कीम बनाएं। तो इन अफसरान ने जो महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, उनको ही इनकी चार्ज है, स्पेशल एजुकेशन चार्ज। उन्हीं के पास उन्होंने स्कीम में प्रपोज़ की, फिर वज़ीर आला के पास जैसे गई तो उन्होंने देरी नहीं लगा दी। 4 अरब रुपए के पैसे रिलीज़ हो गए और ख़र्च भी हो गए। और काम जो है, कराची को अगर छोड़ दें, कराची में थोड़ा बहुत दिखाने जैसा काम है, बाकी रेस्ट ऑफ सिंध में सोर्स कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। इसकी वो कह रहा है कि आप जाएँ, 92 चैनल जाए, वज़ीर आला की जो टीम है, ख़ास मुआयना टीम है, वो जाके विज़िट करें इन सेंटरों की, तो पता लग जाएगा कि काम कहाँ हुआ है। पेपरों में काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है। अच्छा, यानी कि मंसूर, इस पैसे को जो है वो मिल तो गया था लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हाल किया गया है, हुआ कुछ भी नहीं है। देखिए, अफसरान ने समझा कि मजदूरों का है, स्पेशल चाइल्ड का केसेस है, कौन पूछेगा उनसे। वैसे आप देखें, नॉर्मल जो एजुकेशन है, यहाँ कॉलेज साइड पे भी इन्होंने बड़ी बड़ी डंडियाँ मारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान भी कम है और जो वर्षा है वो बच्चों की तरफ वैसे ख़ुद जो है वो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे ठीक रहे, लेकिन वो शिकायत नहीं करते हैं कि हाँ ये सहूलियात हैं या नहीं है। तो इस वजह से ये जो शोबा है स्पेशल चाइल्ड वाला पहले ही से नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन शुक्र है वज़ीर आला साहब को ख्याल है, शिकायत उन्होंने नहीं कर पैसे सकते दिए, हैं, लेकिन वो अफसरान इस काबिल नहीं है, तो जो इंतज़ामिया जिनको के वो सारा पैसा दिया जाता है, फिर वो इंतज़ामिया क्या कर रही है? देखिए, इंतज़ामिया में एक तो खुद गवर्नमेंट के अफसरान हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, हो सकता है उन्होंने अपने लेवल पे शिकायत की भी हो। इनका एक डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वहाँ से शिकायत गए हो और इन्होंने वजाहतें दी होंगी कि ये मसला है, वो मसला है, ज़मीन हम ले रहे हैं, कोर्ट का मामला है, किसी ने कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी है। तो फिर ये कहानियाँ बनाने के ऐसे मास्टर हैं कि आप तस्वर नहीं कर सकते। 2 चीफ इंजीनियर है, एक हसन अस्करी साहब और दूसरे आसम साहब, उनके पास 2 और चार्जे हैं भाई, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भी हैं एट ए टाइम और चीफ इंजीनियर भी है। दोनों के लिए कहा जा रहा है जो आसिम है उसके पास तो मुबैना तौर अमेरिका की नेशनलिटी भी है। तो सोर्सेस कह रहे हैं कि वो कोई 4 महीने यहाँ पर रहते हैं, 8 महीने अमेरिका में होते हैं उनके। अगर आप वहाँ से FI इमिग्रेशन से निकालें तो पता लग जाएगा। उन्होंने ज़्यादातर उसकी शिकायतें बहुत है आसिम की, कि उनके काम सारे तकरीबन 2 नंबरी हैं और उन्होंने इस तरह के डट के पैसे बनाए हैं कि आपकी सोच है जी। अच्छा मंसूर, ये बताएं कि ये जब फंड्स जो है जारी किए गए थे, ज़मीन तो है नहीं वहाँ पर, तो रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स हैं वो फिर कैसे कायम होंगे? ज़मीन ही नहीं है। नहीं है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन ज़मीन ही नहीं है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ से बनेंगे? ये तो और भी बड़ी ज़्यादती है इन बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ, इवन सरकार के साथ। उनके फंड्स लेके आप ठेकेदारों को दे दिया, ठेकेदारों आपके मनपसंद हैं या आप डरते हैं। जैसे सखर का मैं बता रहा हूँ कि पैरागोन कंपनी है, उनकी 2-3 कंपनियाँ और भी हैं, तो वो उसके लिए मशहूर है कि वो बहुत फटा करता है, हर जगह से अफसरान से लड़ाई करता है, कहीं कोर्टों में चले जाते हैं, कभी नेब में, कभी एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे के उनको डराया हुआ है।
तो वो इनको ब्लैकमेल करके बहुत सारी चीज़ें लेता रहता है। तो उसके लिए ज़्यादातर कहा जा रहा है, मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने वो काम नहीं कराते, बहुत नॉर्मल काम कराते हैं और बाकी पैसे जो है ना फिर आए बाएँ शाएँ करके बंदर बाट करके जो है पैसे ले जाते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में भी उसके पास कोई 1.5 अरब रुपए के ठेके मिले, जिसके लिए मेरे सोर्सेस का कहना है कि वज़ीर आला साहब जो है अपनी मुआयना टीम के हुक्म करें, जो उसके इस वक्त चेयरमैन लगे हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, दयानतदार अफसर हैं, वो वज़ीर आला के जो है वो पसंदीदा अफसर है, उसको वज़ीर आला आर्डर करे कि इनकी स्कीमों का जाके मुआयना करके आए, कोई टीम मुकर्रर करे ताकि पता लग जाए कि ये स्कीमें कहाँ बनी है। ज़मीन पे तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन मंसूर, जब काम ही नहीं हुआ तो फिर एडवांस में जो बिल दिए गए हैं वो कैसे दे दिए गए? काम तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, ये अहम सवाल है, जब काम नहीं होता तो एडवांस में बिल क्यों अदा कर दिए गए? तो इसके लिए जब पूछे गए, मैंने पूछा भी अफसरान से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ठेकेदार इधर ही होते हैं, कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं हमें एडवांस पेमेंट करें, हमें ये ख़रीदारी करें, ये तो हमने इसलिए एडवांस में पेमेंट कर दी, वो हमें काम करके देंगे। तो मैंने यही उनको कहा, क्या ये नाजायज़ नहीं है? काम हुआ ही नहीं तो आप एडवांस पेमेंट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ये एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इंतहाई मजबूरी की हालत हो तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन मौजूद ही नहीं है, काम तो दूर की बात, तो फिर एडवांस पेमेंट क्यों कर दी गई? तो इसके ऊपर क्या इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ क्या सामने आया? उनका क्या मौक़िफ़ था कि भाई क्यों नहीं काम हुआ, बिल तो हमने दे दिए हैं? जी, मैंने 2-3 सीनियर अफसरान से बात की तो वो कह रहे थे कि देखिए, आप समझते हैं कि यहाँ पर ठेकेदार जो हैं वो इतने मजबूत हैं, आपकी सोच है, हमने नेक नीयत से काम किया, ठेका दिया और हमें यकीन है कि ये काम कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने वो मसाइल इतने बताने शुरू किए, ये मसला, ये मसला, ये मसला, तो मुझे यकीन माने वो खुद मजलूम लग रहे थे जिनसे मैंने बात की। तो उनका ये कहना था कि आप मेहरबानी करके ये स्टोरी ना चलाएं, हम उनकी मासूमियत का क्या करें? उनसे ज़्यादा मासूम तो वो बच्चे हैं जो बेचारे माजूर हैं, जो इसके हकदार हैं, उनकी मासूमियत का हम क्या करें? फिर चेक एंड बैलेंस कौन लेगा? कौन इस पे एक्शन लेगा? बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है इन मासूम बच्चों के साथ, जिनके पास ना तो इतनी आवाज़ है, ना ही उनके पास कोई इस तरह की कोई चीज़ है कि किसी फोरम पे वो बता सकें। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है ना सरकार को देखनी चाहिए, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को ख़ुद को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दिलचस्पी के बायस ये प्रोजेक्ट बना है। तो अभी उनको इसमें डंडा लेना चाहिए। जो आसिम साहब हैं उनको अभी एक और चार्ज दी गई है चीफ इंजीनियर की। पहले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, अब काली साइड पे अच्छे अफसर को हटा के चीफ इंजीनियर भी लगा दिया गया है। उसके लिए भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि नए आने वाले साल में जो है ना वो ठेकेदारों से एडवांस पेमेंट ले रहा है कि मैं आपकी स्कीमें रिवाइज में लेके जाऊंगा, आप मुझे एडवांस पेमेंट करें। तो उनको नहीं दिया जा रहा, तो उसने वो स्कीमें डिफ़र कर दी हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। तो वज़ीर आला साहब को चाहिए कि जिनके पास 2-2 ओहदे हैं, इनसे पहले तो पूछा जाए कि इनकी आखिर ऐसी क्या कारकर्दगी है कि 2 ओहदे दिए गए हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा सोर्सेज दावा से कह रहा है कि वज़ीर आला साहब किसी और को, एंटी करप्शन को, नेब को ना भेजे, अपनी ही जो मुआयना टीम है CMIT, उनको ये केस भेज दे और CMIT खुद ही बता देगी कि क्या जुल्म हुआ है इस स्कीम में मासूम बच्चों के साथ, जो फूलों जैसे मासूम बच्चे हैं, जो कुदरती तौर पर वो पैदाइशी तौर पर नॉर्मल नहीं हैं, आँखों से, कानों से या जिस्म के दीगर हिस्सों से। तो उनके लिए अब मुझे पता है उनको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, 1-2 साल ये ज़ाया हो गए। हो सकता है हमारी इस स्टोरी के बाद एक्शन लिया जाए और इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए, कोई अच्छा हो जाए, इनके लिए कोई जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो बन जाएं, इन मासूम बच्चों को, इन फूलों जैसे बच्चों को कोई फ़ायदा पहुँच सके। लेकिन मंसूर, वज़ीर आला सिंध की जानिब से पैसे दिए गए थे, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं पूछगछ की? देखिए, उन तक मेरे ख्याल में अभी तक बात नहीं पहुंची है। जो सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब तक बात नहीं पहुंची है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट सब कुछ अच्छा वाला होता है, सब कुछ ओके है। तो उनको तक वैसे होना तो ये चाहिए कि PND की मॉनिटरिंग है, MEC, उनको कहना चाहिए कि वो अलग से जाके स्कीमों का मुआयना करे, रिपोर्ट दे, साथ में जो स्पेशल जो इन्वेस्टिगेशन कराई जाए CMIT से, तो पता लग जाएगा, वज़ीर आला साहब के नॉलेज में आएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो इनको बख्श देगा या छोड़ देगा। क्योंकि वो किसी भी सूरत में कम अज़ कम इस स्कीम
इस प्रोग्राम वालों का कभी नहीं बख्शेगा, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने महसूस किया है इस दर्द को, तकलीफ को, तभी तो उन्होंने ये ख़ास 4 अरब रुपए दिए हैं जो कभी नहीं दिए थे। 5 अरब की स्कीम है, 4 अरब रुपए रिलीज़ हो गए, तकरीबन खर्च भी हो गए हैं। अच्छा मंसूर, ये रकम दी कब गई थी और क्या टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इतने सेंटर्स जो हैं आपने बनाने हैं इन बच्चों के लिए, या उनको फैसिलिटेशन जो है वो देनी है? जी, ये रकम 1 साल पहले दी गई थी और 3 सालों के लिए ये प्रोग्राम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन सेंटरों में ज़मीनें नहीं, आपने वहाँ पेमेंट क्यों कर दी? चलो स्कीम आपकी चल रही है, हम मानते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ ली हो, ज़मीन ली हो, कंस्ट्रक्शन का काम कराया हो, कोई इक्विपमेंट लगाया हो, हाँ। तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ आपने कैसे उनको पेमेंट कर दी है? ज़मीन तो ये डिपार्टमेंट वाले लेते हैं, रेवेन्यू से गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है इस तरह का, उसके बाद ही जाके कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है। जब मौजूद है कोई चीज़ नहीं है तो पेमेंट फिर किस चीज़ के ठेकेदार को दी गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे मैं समझता हूँ कि इसकी अगर प्रॉपर CMIT इंक्वायरी करे तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ये भी पता लग जाएगा कि जो मुझे तो सोर्स ने ये बताया है कि ऐसे ऐसे इंजीनियरों को चार्ज दिया गया है जो कराची से बाहर रूरल सिंध में जाते ही नहीं हो। अगर उनका मेरे सोर्स ने दावा किया है कि अगर CMIT उनको कहें कि हमें इन जो स्कीम से वहाँ हमें लेके चलें, तो उनको पता भी नहीं होगा कि ये स्कीम कहाँ पर है। तो इस तरह के इंजीनियर होंगे, इस तरह काम होगा, तो फिर ठेकेदार तो ऐसा ही करेंगे ना। तो मंसूर, इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है फिर? अफसरान, 100% अफसरान है। उसके बाद फिर वज़ीर आला के जो टीम है जो इन मामलात को देख रही है वो ज़िम्मेवार है, उनको हिसाब किताब लेना चाहिए। महकमा तालीम के जो हाईएस्ट लेवल पे हैं उनको लेना चाहिए, यही है। और तो कोई बाहर से देखे, ऊपर से मंसूर, आपने बताया 1 साल का अरसा गुजर गया है, 1 साल पहले ये रकम दी गई थी, तो 1 साल में किसी ने भी नहीं पूछा? जी जी, देखिए यहाँ पर होता ये है कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद ही फिर जाके वो इनकी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो इस वजह से शायद रिपोर्ट इनके पास नहीं गई हैं, लेकिन हमने तो अपने सोर्सेस से तवक्को से ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके हम बता रहे हैं। तो अब हम जब बता रहे हैं तो अब वज़ीर आला को चाहिए कि फौरी तौर नोटिस ले और अभी से इनकी इंक्वायरी बिठा दी जाए और अभी से इनसे पूछ कर जो बात पर की जाए, ताकि जो ख़राबी होने वाली है, जो ये फंड्स खाए जा रहे हैं, वो इस तरह से ये स्कीम कम से कम नाकाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों पे सबको रहम आना चाहिए। ये इंतहाई अहम मामला है, इस पे तो बिल्कुल नरमी बरतनी नहीं चाहिए। है ये मामला तो बहुत ही तवज्जो के काबिल है, जिसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। स्पेशल बच्चे तो हमारी ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं और उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। हमारी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यही उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध जो पर ज़रूर एक्शन लें, ताकि उन मासूम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी की जा सके, उनको अच्छी सहूलियात फराहम की जा सकें। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं तैनात करने की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटायर्डिस्तान बन गया है। खबर ये मिली है कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में 80% से ज़ायद इंतज़ामी ओहदों पर रिटायर्ड अफसरों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी रिटायर अफसर की तकर्री पर रूल्स पर अमल ही नहीं किया जा रहा और ना तैनात करने से पहले उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इसलिए मुसलसल रिटायर्ड मुलाजमीन रखने की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान भी बदजन होने लगे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रिटायर्ड अफसरान को तैनात किया जा रहा है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मजीद जानते हैं खबर के अंदर की खबर नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए फरजाना, आज जो खबर हम सामने लेके आए हैं ये इंतहाई अहम और बड़ा मामला है।
क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने इंतखाबात कराने होते हैं, कौमी असम्बली के, सेनेट के, सूबाई असम्बलियों के और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने होते हैं, सदारती इलेक्शंस कराने होते हैं, और इन्हीं के ज़रिए ही पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चुने जाते हैं और अवामी नुमाइंदे चुने जाते हैं। पहले डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ैच हाज़िर सर्विस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, लेकिन उनके इख्तलाफात हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो फिर ओहदा छोड़ कर गए। तो उसके बाद से लेकर अब तक रिटायर्ड जो सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन है वो लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अख्तर नज़ीर साहब के बाद जो हैं वो जो ज़फ़र इकबाल मलिक साहब थे उनको स्पेशल सेक्रेटरी बनाकर फिर उनको सेक्रेटरी का चार्ज दिया गया। फिर उनकी जगह के ऊपर साबिक जो फेडरल सेक्रेटरी थे उमर हमीद साहब, उनको अपॉइंट किया गया। फिर उनके कुछ इख्तलाफात हुए और इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो रिज़ाइन करके चले गए। उनकी जगह के ऊपर जो स्पेशल सेक्रेटरी 2 लगाए गए थे डॉक्टर आसिफ हुसैन, उनको अपॉइंट किया गया। फिर उनकी निगरानी में 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के 12वें इंतखाबात हैं वो हुए। लेकिन बाद में डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब भी रिज़ाइन कर गए और उनकी जगह के ऊपर फिर जो उमर हमीद साहब हैं उनको दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। इसी तरीके से स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब ग्रेड 21 के अंदर हैं, तमाम बरात हासिल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगा दिया गया। इसके अलावा सबसे अहम जो विंग्स हैं, बिलखसूस अगर आप देखें पाकिस्तान के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, जिस विंग के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो चैलेंज हुए या फिर उनको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, वो इसी विंग के जो सरबराह हैं वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस साहब मसूद शिरवानी वो रिटायर हैं। इसके अलावा डीजी लॉ, उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन तकरीबन 6 दफ़ा इनकी जो मुद्दत है उसको एक्सटेंड किया जा चुका है और वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। फरजाना यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईस्टा कोड है वो ये कहता है कि किसी भी पोस्ट के ऊपर मुसलसल 3 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मुसलसल उनकी तजदीद की जा रही है। इसके अलावा जो एडीजी एडमन हैं वो भी रिटायर्ड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिसर जो हैं वो रिटायर्ड हैं। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, क्योंकि रूल्स हमें अलाउ करते हैं और हमने सूटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर रखा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर अपॉइंटमेंट करनी है, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर की हो या फिर हाजिर सर्विस की हो, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, सर्च कमेटी होती है, वो कमेटी बनाती है, उसके बाद दरखास्तें हासिल की जाती हैं, दरखास्तों की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद एक प्रोसेस होता है जो कि इंटरव्यू होता है, एक पैनल होता है, एक बड़ा इदारा जिसके अपने ऑफिसर भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी हौसला शिकनी की जाती है। इस हवाले से जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से पूछा कि क्या वजह है कि एक बड़े इदारे के अंदर सारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो की पोस्ट के ऊपर बिठाए गए हैं, उसकी आखिर क्या वजह है, तो कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता ज़राए के से ये मालूम हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतअद्दिद मीटिंग्स के अंदर ये बात ज़रूर की है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं उनकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में हाजिर सर्विस ऑफिसर्स जो हैं वो लूप के अंदर मौजूद हैं, वो पूल के अंदर मौजूद हैं। उनकी खिदमात हासिल करने की बजाय रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो है वो तनख्वाहें भी दी जा रही हैं और बड़े पैमाने के ऊपर मराद भी दी जा रही हैं। अच्छा फ़हीम, सबसे बड़ी बात जिस तरह से आपने बताया कि डीजी लॉ को ही ले लें कि वो 5-6 साल से तकरीबन जो है वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये क्या तरीकाकार है? जबकि रूल्स तो ये कहते हैं कि 3 से ज़्यादा बार मुसलसल कोई भी वहाँ पर तैनात नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया? देखिए, ये इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे पहले ही यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट थे। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदार रज़ा साहब, जस्टिस रिटायर्ड सदार रज़ा, वो यहाँ पर थे, तब इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था। इनका कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ है और लगभग 6 बार इनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। कभी साल का एक्सटेंशन, कभी 2 साल की एक्सटेंशन, और अभी तक वो एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हालिया दिनों में जितने भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिन चीज़ के ऊपर डिबेट्स की गई हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सरफेस के ऊपर, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला हो या फिर जो बाकी सियासतदानों के साथ इश्यूज़ हों, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ विंग है उसका बड़ा कलीदी किरदार है। इसी ने ही
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने हैं, इन्होंने ही जो इंतखाबी मामलात के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना होता है लीगल मामलात के अंदर, फिर लीगल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो या फिर डिलिमिटेशन से मुतालिक अमूर के अंदर सारे मामलात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही मामलात देखते हैं। तो ये जो डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन है ये लगभग 6 बार जो है वो एक्सटेंशन हासिल कर चुके हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद ये करा चुके हैं। और ISTA कोड ये कहता है, जो कि सर्विस रूल से मुतालिक एक सबसे बड़ा फोरम या फिर यूँ कहें कि जो कवायद हैं, रूल्स हैं, वो ISTA कोड हैं, वो कहते हैं कि मुसलसल 3 बार से ज़्यादा एक ही ओहदे के ऊपर जो है वो फहीम, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है कि रिटायर्ड अफसरान को आखिर क्यों तैनात किया जा रहा है, क्या जवाज़ है इसका, उन पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी के अंदर ही सारी कहानी भी है और सारी खबर भी है। होता यह है कि जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं वो हुकूमत के नहीं बल्कि रियासत के मुलाजिम होते हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम या फिर कोई प्रेशर उनके ऊपर डाला भी जाता है तो वो कानून आइन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक चलते हैं। उन्हें पता है अगर वो इस हुक्म को या इस प्रेशर को नहीं मानेंगे तो मैक्सिमम उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनको ओहदे से जो हटाया जा सकता है, लेकिन उनको मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाली अथॉरिटी खुद एक इदारे के सरबराह हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अथॉरिटी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट देते भी हैं, वो निकाल भी देते हैं। तो अगर वो किसी ऑफिसर के ऊपर कोई प्रेशर डालेंगे या फिर कोई अपनी मर्जी का काम करवाना चाहेंगे, जो हाजिर सर्विस ऑफिसर होगा वो तो कभी कम अज़ कम इस तरह से काम नहीं करेगा। उसकी मिसाल मैंने पहले भी दी कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब ने इख्तिलाफात की वजह से वो ओहदा छोड़कर चले गए थे, क्योंकि माजी में आपने देखा कि डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत हाजिर सर्विस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी एक दो इशूज़ के ऊपर जो है वो इख्तिलाफात पैदा हुए, बिलखुसूस जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक मामलात थे, जो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो फाइलें थी वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बजाय वो डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाती थी। फिर एक करप्शन के हवाले से भी मामला था, तो उसके ऊपर जब इख्तिलाफात पैदा हुए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं सुनी, तो फिर डॉक्टर अख्तर नज़ीर वड़ायत साहब ने माजरत कर ली थी और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ से वापस आना चाहता हूँ। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उनको वापस बुला लिया था, फिर बाद में उनको सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया था। लेकिन यहाँ उनके बाद जो आने वाले सारे सेक्रेटरीज हैं वो सारे रिटायर्ड हैं और एक सीरीज़ है। उमर हमीद साहब पहले उनको लगाया गया, फिर उमर हमीद साहब रिजाइन करके चले गए, फिर जफर इकबाल साहब मलिक साहब को लगाया गया, वो भी रिजाइन। बिल्कुल यही फहीम, यही बात मैं अभी आपसे करने वाली थी कि बहुत से अहम ओहदे हैं इलेक्शन कमीशन में, उमर हमीद साहब को दोबारा लेके आ गए हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में बहुत से अहम ओहदे हैं जिन पर अफसरों ने जो है वो इस्तीफे दे दिए हैं और अभी तक उसके ऊपर कोई और अफसर आने को भी तैयार नहीं है। इसको क्या समझते हैं आप? क्या ये अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, बैरूनी इख्तिलाफात हैं या फिर कोई दबाव है? देखें, जो अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दोबारा वही उमर हमीद साहब तो वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले जो बड़े मंजूर नज़र थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के, एक सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी एडमन मंजूर मलिक साहब, वो भी रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनके हवाले से भी बड़े मामलात ये होते थे कि इनके बड़ी ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि इनकी वजह से सेक्रेटरीज़ के साथ भी ताल्लुकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और सेक्रेटरी के दरमियान ख़राब होते थे। तो एक मामला हुआ उनका, एक मीटिंग में वो ताख़ीर से आए तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तलखी हुई और उसके बाद मंजूर मलिक साहब भी रिज़ाइन करके चले गए, उनकी जगह के ऊपर फिर कोई और ओहदेदार जो है वो नहीं आया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि हमने जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है उनसे रब्ता किया तो वो ऑफिसर कोई आने को तैयार नहीं है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ऑफिसर्स आने को तैयार हैं। अगर किसी सरकारी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा किसी इदारे या महकमे में तो वो ज़ाहिर उसकी असाइनमेंट होगी, वो आते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे महकमों में आए हैं कि देखिए पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के अंदर जो उनका डीजी हैं वो रिटायर्ड है, इसके अलावा एक दो और ऑफिसर्स इनके रिटायर्ड हैं। इसी तरीके से जो एडमिन विंग के इंचार्ज हैं वो रिटायर्ड हैं, लॉ विंग के हेड हैं वो इंचार्ज हैं। फिर इन सब के ऊपर देखने वाले स्पेशल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी जो हैं वो रिटायर्ड हैं। फिर इनको देखने वाले ख़ुद जो हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वो भी रिटायर्ड हैं और उनको फिर दूसरी बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिज़ाइन करने के बाद। तो एक ये चीज़ जो नज़र आ रही है फरजाना वो यही है
कि एक ख़ास मकसद के तहत इन तमाम लोगों को जो है वो एक बहुत बड़े इदारे के अंदर लगाया जा रहा है। लेकिन फहीम, एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रेजेंट ऑफिसर्स हैं, जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं, उनमें और जो बाद में ये जो रिटायर्ड अफसरान को तैनात किया जा रहा है, इनमें भी कुछ क्लैश देखने में आता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्लैश भी है। और दूसरा, ये जो ऑफिसर्स हैं, इनकी जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, उनकी भी हौसला शिकनी होती है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनमें 2 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं और जो ग्रेड 21 के हैं। बाकी जो 2 हैं वो कायम मकाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हैं। इसी तरीके से इन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने जो ग्रेड 21 के ऑफिसर्स हैं, उनको भी खुदे लाइन लगाया जाता है, उनको भी बड़े ओहदे नहीं दिए जाते। और जो इंतज़ामी मामलात होते हैं, इलेक्टोरल मामलात होते हैं, उनसे भी उनको जो है वो इंतज़ामी ओहदों के ऊपर जो है वो नहीं लाया जाता। तो एक बदजन हैं और उनके अंदर एक मायूसी भी है और उनको ये कहा जाता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है। और जो रिटायर होकर आने वाले लोग हैं फिर वो उनके ऊपर रूल करते हैं। तो अंदरून खाना क्लैशेस की भी एक सूरत हाल है और दूसरा मायूसी भी है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो जैसे ही वो ये सोच रहे हैं कि जैसे ही उनकी जो 25 साल की सर्विस है वो मुकम्मल होगी तो वो मज़ीद सर्विस अपनी पूरी नहीं करेंगे, बल्कि वो रिटायरमेंट की तरफ ही चले जाएंगे। बार बार रिटायर्ड अफसरान को ही मौका देंगे तो एक तरफ हम हमारे जो नौजवान जो अभी तक बहुत सुपर माइंड्स के साथ हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो एक तरफ नौकरियों के हसूल के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं और दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। रिटायर्ड अफसरान एक तरफ अपनी पेंशन भी इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाली नौकरियां भी वो ले रहे हैं। तो क्या वजह है कि आखिर उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा? अगर उनको मौका दिया जाए तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ग्रेड 17 तक जो है वो आप बराह रास्त इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या फिर कोई इदारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत या सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंट कर सकता है। और फिर एक तरीक़ाकार होता है, सर्विस स्ट्रक्चर होता है, उसके रूल्स होते हैं कि आप प्रमोशन हासिल करते रहेंगे तो फिर आप आगे चले जाते रहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स भी जो प्रमोट होकर ग्रेड 20 या फिर 21 के अंदर भी मौजूद हैं तो फिर उनको भी की पोस्ट नहीं दी जाती, उनके ऊपर रिटायर्ड ऑफिसर्स लगा दिए जाती हैं। और फिर जो आपने बात की कि जो नौजवान हैं उनमें मायूसी भी पैदा होगी, यकीनन मायूसी पैदा होगी जब मामला ही स्टक हो जाएगा। जो जिनका हक बनता है उस बड़े ओहदे के ऊपर आने का, वहाँ पर अगर रिटायर्ड ऑफिसर्स लगा देते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर उनको एक्सटेंड करते रहते हैं 5-5, 6-6 साल के लिए, तो फिर यकीनन वो जो नीचे ऑफिसर्स जो प्रमोट होकर ऊपर आने वाले हैं फिर वो उनकी हक तलफी भी होगी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कई ऐसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं जो कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हैं। और कानून ये कहता है कि ग्रेड 20 या फिर 21 के अंदर मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर आप भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक्स कैडर पोस्ट क्रिएट कराकर उनको भी भर्ती कर दिया गया है। इसी तरीके से जो एडीजी लॉ हैं उनकी ये अपॉइंटमेंट की गई है और ये बताया गया है कि ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर है और एक्स कैडर पोस्ट है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऐसा इख्तियार नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जो है वो आप कह सकती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के इस रूल में बिल्कुल फहीम, जिस तरह से आपने कहा कि अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ही अहम इदारा है जिसने हमारे मुल्क में इलेक्शन करवाने होते हैं और उस इलेक्शन की बेस के ऊपर जो हमारे सियासतदान जो इलेक्ट होते हैं उन्होंने हमारे लिए कानून बनाने होते हैं। इस हवाले से आपने किसी से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन के किसी इंतजामी बंदे से? मैंने देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो तर्जमान हैं उनसे रब्ता किया और उनको मैंने ये जो सवाल है, जो खबर है, इसके ऊपर रद्द अमल मांगा, लेकिन फरजाना रद्द अमल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। लेकिन जिस वक्त ये अपॉइंटमेंट्स की जा रही थी कुछ अर्सा पहले, तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से ख़ुद रब्ता किया था। तो उन्होंने कहा था कि देखें
इस वक्त इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऑफिसर्स की हमें कमी है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में से रुजू इसलिए हमने किया था एक दफ़ा, लेकिन ऑफिसर्स नहीं मिले, तो उसके बाद फिर हमने ये फैसला किया कि रिटायर्ड ऑफिसर्स ही लगाएंगे। मैंने उनसे फिर पूछा ये तमाम की पोस्टें जो हैं इलेक्शंस की हों, लॉ विंग हो, फाइनेंस विंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब ये इलेक्शन कमीशन को चलाने वाले ये विंग्स हैं। अगर ठीक है, बात करने की मौक़िफ़ जानने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो खातिर-ख्वाह जवाब नहीं दिया गया है। नाज़रीन, वैसे घंटा जो है वो अवाम के मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए बहुत कम है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उन तमाम मसाइल को हाईलाइट किया जाए जिससे अवाम का भला हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।